चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लेट्स बिगिन। सर चलिए, तो न्यूक्लियस में हम बेसिकली इससे पहले रेडियो एक्टिविटी देख चुके थे मैथमेटिकली, कि रेडियो एक्टिविटी मैथमेटिकली कैसे स्टडी करते हैं, कि कितना मटेरियल रह जाता है कितने टाइम बाद। वो फॉर्मूले हमने देखे थे। ठीक है। और क्यों होती है रेडियो एक्टिविटी ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, कि जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं प्रोटॉन की वजह से वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं न्यूक्लियर के अट्रैक्टिव फोर्स से। तो रेडियो एक्टिविटी होती है। ठीक है, अगर रेडियो एक्टिविटी होती है तो किस किस तरह से होती है, कौन कौन से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, ये डिस्कशन अब हम करेंगे यहाँ पे, कि कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी में बाहर निकलते हैं। ज़्यादा नहीं है, कुछ ही पार्टिकल्स होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं भाई, या तो प्रोटॉन निकलेगा बाहर या तो न्यूट्रॉन निकलेगा बाहर। कुछ इस तरह की बातें हम यहाँ पे करेंगे कि कौन कौन से पार्टिकल निकलते हैं जिससे कि रेडियो एक्टिव मटीरियल जब टूटता है, तो कहीं ना कहीं टूटता है कोई चीज़ तो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। तो जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो कौन से मटेरियल को वो बाहर निकाल के स्टेबिलिटी गेन करता है। रेडियो एक्टिव तो वो है, लेकिन वो स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, अनस्टेबल है पर वो स्टेबल होना चाहता है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, अपने चेंजेस तो लेकर के आएगा। तो वो चेंजेस में जब लेकर के आता है अपने आप में, तो कुछ ना कुछ बाहर निकालता है। वो क्या निकालता है बाहर, वो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स सी ओवर हियर। तो here we will discuss about various यूं कहो इसमें रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कहेंगे अल्फा डीके की तरफ आएंगे हम लोग, कि अल्फा डीके क्या होता है। अल्फा डीके म्यूट सर कर, आज म्यूट आज कर दीजिए, सेमीकंडक्टर म्यूट, स्टैंडर्ड म्यूट। हाँ क्या करें, म्यूट कर दीजिए। हाँ, जो भी है, जिसका भी डाउट होगा वो 4:30 के बाद पूछेगा। मैं 4:30 के बाद फ्री हूँ, जो भी डाउट होगा उसके बाद पूछ सकता है वो। ठीक है, चलिए अल्फा डीके यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली अल्फा डीके में क्या होगा, क्या होता है, व्हाट इज अल्फा। अल्फा क्या होता है, इट इज हीलियम न्यूक्लियस। इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है। तो हीलियम के न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है तो दो न्यूट्रॉन होंगे और दो प्रोटॉन होंगे। ठीक है, ये होगा हीलियम न्यूक्लियस हमारे पास। तो बेसिकली क्या होगा अल्फा, और ये कब होता है इसके बारे में बात करते हैं। व्हेन न्यूक्लियस इज टू हैवी, व्हेन न्यूक्लियस इज टू हैवी, हैवी मतलब लार्ज है, बहुत बहुत ज़्यादा लार्ज है ना, तो अल्फा पहले होगा। अल्फा डीके टेक्स प्लेस, अल्फा डीके टेक्स प्लेस। भाई ऐसा क्यों होता है, अगर भारी है तो अल्फा ही क्यों होगा, क्योंकि अल्फा के निकलने से ना उसका वजन काफी ज्यादा हल्का हो जाता है, क्योंकि अल्फा एक बहुत बड़ा पार्टिकल है। ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लो न्यूक्लियर फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो एक प्रोटॉन को किसने पकड़ के रखा होगा, एक न्यूट्रॉन ने पकड़ के रखा होगा, है ना, चिपक के एकदम चिपक गए होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में चिपक के बैठे हुए हैं। ठीक है, बट इस प्रोटॉन पे जो कि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के साथ चिपका हुआ है, इस प्रोटॉन पे बाकी प्रोटॉन से फोर्स भी लग रहे हैं। तो क्या होता है, इस प्रोटॉन पे लगता है धक्का, इस प्रोटॉन पे क्या लगता है, धक्का लगता है। तो जब प्रोटॉन पे धक्का लगता है तो प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन से चिपका हुआ था, तो उसको भी साथ बाहर निकाल के ले जाता है। ऐसे दो पेयर निकलते हैं बाहर, दो प्रोटॉन निकलते हैं और दो न्यूट्रॉन निकलते हैं, यानी एक गुच्छा सा बाहर निकलता है, एक पूरा बल्क में गुच्छा बाहर निकलता है यहाँ पर। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सर का कॉल आया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड।
तो अल्फा डीके जब ही होगा जब भारी होगा न्यूक्लियस, क्योंकि इसके निकलने से बहुत वजन हल्का हो जाता है उसका। तो क्या है बेसिकली अल्फा? भाई ग्रुप है, पूरा झुंड है। जैसे कि हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस अगर हम लेते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस अगर हम लेते हैं तो क्या होगा हीलियम के न्यूक्लियस में? यहाँ पे होंगे दो न्यूट्रॉन और मान लो इसमें है दो प्रोटॉन, ऐसा है। तो ये बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली रिएक्शन वाइज अगर हम देखते हैं इसी चीज को, मान लो कोई मटेरियल एक्स या जेड है, यहाँ पे ए है, बहुत भारी है, हैवी न्यूक्लियस है, बहुत ज्यादा ये हैवी न्यूक्लियस है। ओके सर। ठीक है, सर क्या कह अभी रहे स्टार्ट करवाएं क्या? हैं? हाँ जी बिल्कुल, ओके सर। हैवी न्यूक्लियस है ये। अब इस हैवी न्यूक्लियस में अल्फा डीके होगा तो अल्फा निकलना, अल्फा का डीके मतलब अल्फा बाहर निकल के आ गया है। जब अल्फा बाहर निकल कर आया है तो दो प्रोटॉन भी बाहर निकले हैं। अगर दो प्रोटॉन बाहर निकले हैं तो जेड में कमी आ जाएगा कुछ। तो जेड में कितना कमी आएगा? जेड -2 हो जाएगा, बिकॉज जेड होता है प्रोटॉन का नंबर। जब इसमें से अल्फा बाहर निकलेगा तो जेड में दो की कमी आ जाएगी, तो दो की कमी आ गई। ए क्या होता है? ए होता है मास नंबर, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कितना बाहर निकल रहा है? ये चार लोग बाहर निकल रहे हैं, यानी चार मास नंबर में कमी आ जाएगा, चार नंबर में कमी आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा A-4। ठीक है, और ये तो आ गया एक एलिमेंट जो कि थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा सा स्टेबल है ये, थोड़ा राहत मिला है इसको, है ना? जैसे कहते हैं थोड़ा स्टेबल हो गया ये पहले वाले से। तो अब थोड़ा है या ज्यादा है ये हम नहीं कह सकते कि थोड़ा स्टेबल है ज्यादा स्टेबल है, डिपेंड्स कि इसने अपना वजन कम करके ज्यादा कम कर लिया वजन या कम वजन कम किया है। डिपेंड्स ऑन द हैवी न्यूक्लियस कि वो कितना भारी था। ज्यादा ही भारी था तो दो चार बार और हो जाएगा फिर ऐसा अल्फा डी के। ठीक है, so, हाँ सर, हाँ जी सर, क्लास में थोड़ा सा आप मैसेज पे किया था ना? हाँ। ठीक है, तो A-4 हो गया। तो यहाँ से निकला है हीलियम बाहर, हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकला है। ठीक है, यानी कि दो और ये चार हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये चीज हो गई। देखो, इस एक्स के अंदर दोनों चीजें बैठी हुई थी, इस एक्स के अंदर दोनों चीजें थी, वाई भी था और हीलियम भी था। तो बाहर निकल गए ना दोनों ये। ठीक है ना, दे हैव वॉमिटेड आउट ऑल दीज थिंग्स, नाउ दे आर फीलिंग रिलैक्स, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा खा लिया था इसने तो उसे बाहर निकाल दिया। अब ये जो है ये ही इज द न्यू वन, ही इज फीलिंग फाइन, और ये बाहर निकल चुका है, विच वॉज ट्रबलिंग हिम, विच वॉज ट्रबलिंग द एक्स, दिस हीलियम हैज कम आउट। ओके, जब ये हीलियम बाहर आया तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ बाहर आएगा। ये लोग ना कुछ एनर्जी के साथ बाहर आते हैं, दे कम आउट विद सम एनर्जी, दे कम आउट विद सम एनर्जी, विद काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल के आते हैं एकदम। कुछ चीज फटती है, वे एक्स फटा होगा तो वाई निकला बाहर और हीलियम निकला बाहर। तो कैसे बाहर निकले? भागते हुए निकले होंगे ना बाहर, भागते हुए बाहर निकले हैं लोग। तो इनके पास एक कम, दे कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी। सो टू शो दैट काइनेटिक एनर्जी, वो मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिखता हूँ? एनर्जी रिलीज्ड, ऐसा लिख देता हूँ मैं, एनर्जी रिलीज लिख देते हैं यहाँ पे, एनर्जी रिलीज्ड आई हैव रिटन ओवर हियर। इसी को हम कहते हैं क्यू वैल्यू। उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि रिलीज एनर्जी है, रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसको क्यू वैल्यू भी कहते हैं, जो रिलीज एनर्जी है इसको क्यू वैल्यू भी कह सकते हैं। जैसे आप किसी रिएक्शन में एक्सोथर्मिक कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्यू कहा जाता है। डेल्टा एच नहीं कह करके यहाँ पे क्यू कहते हैं, क्यू वैल्यू। ये एनर्जी रिलीज्ड है। ठीक है जी, तो सिंपल सी चीज दिख गई आपको कि कब होना है अल्फा डीके और कैसा होता है। मास नंबर से 4 में कमी आता है और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी आ जाता है। तो इट्स लाइक इसने दोनों को खा रखा था और बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। सर हाँ जी बोलिए। सर कहते से दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो निकलते हैं, मतलब कि ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा कितना हैवी है वो न्यूक्लियस? यहाँ पे क्या लिखा है?
टू हैवी। हाँ मतलब टू हैवी होगा तभी निकलेगा ना ये अल्फा डी के, ये कहा सर ये मैंने। वाई रेडियो एक्टिव है? हाँ जी रेडियो एक्टिव है जी। नहीं वाई रेडियो एक्टिव नहीं है, जैक एक्स है रेडियो एक्टिव। वाई स्टेबल हो चुका होगा। अब ये नहीं कह सकता मैं कि वाई का फर्दर डिक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, इट डिपेंड्स हाउ स्टेबल द वाई हिमसेल्फ फील्स नाउ। मीन्स ऐसा समझिए कि एक बार वॉमिट किया एक्स ने वॉमिट किया तो वाई वाई का एक स्टेट है, उसको लगता है मेरे को दोबारा वॉमिट करनी है, अभी मजा नहीं आया है, थोड़ा और जी हकला रहा है, तो ऐसा समझ सकते हैं आप। इट्स लाइक दैट ओनली, यू फील मोर स्टेबल व्हेन यू वॉमिटेड आउट समथिंग आउट। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन वाई कि वो एक निकाल करके खुश है या फिर ही वांट्स टू गो फॉर अनदर राउंड, ऐसा है। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही जाती है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को हम रिलीज एनर्जी कह रहे हैं। यहाँ पे हीट नहीं होगा, यहाँ पे डोंट थिंक हीट कि हीट बाहर निकल रहा है, यहाँ पे गर्मी निकल रही है, एकदम ऐसा नहीं है। हीट निकल रहा है, डोंट थिंक डायरेक्ट हीट बाहर। ठीक है, फाइन, इज इट क्लियर नाउ, एनी डाउट्स? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करूंगा कि Q क्या होता है, व्हाट इज Q वैल्यू ऑफ ए रिएक्शन। Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो यहां देखते हैं। वैल्यू इज नथिंग, इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ reactant, nuclear mass of reactant, to be more precise, nuclear mass of reactant minus nuclear mass of product into C square, into C square। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियस है जो अपने मासेस को कम करके स्टेबिलिटी गेन करता है, मास को खा जाता है वो। तो प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का मास कम हो गया, तो ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। क्योंकि Q वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। इफ Q इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये अपने आप हो जाएगी, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इफ Q इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि इसको थोड़ा अलग से एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्शन को करवाने के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जिससे कि रिएक्शन हो जाए, तो वैसे ही यहाँ पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। Q नेगेटिव आने का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, म्यूट कर दीजिए, किसी का खुला हुआ शायद से। तो ये Q वैल्यू के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इंटू सी स्क्वायर कर दिया ये चीज़ है। और आप जानते ही हैं 1 AMU इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 931.5 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए तो ऊपर वाले के लिए हम निकालते हैं। और वन मोर इस फैक्ट मुझे इसमें बता देता हूँ Q वैल्यू में। तो जो Q वैल्यू निकल कर आता है ये काइनेटिक एनर्जी के में रिलीज होता है, काइनेटिक एनर्जी में रिलीज होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। डायरेक्ट लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें जाता है सारा का सारा। ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर अगर क्यों काइनेटिक एनर्जी तो फिर हमने मास इनटू सी हाँ स्क्वायर नहीं नहीं मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमने निकाला इसको वहीं से, तो ये तो सर मास हाफ आना चाहिए किसमें हाफ आना चाहिए? सर क्यू Current- में हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ बिल्कुल होगा ना, लेकिन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कि हाफ ऑफ एम वी उसका लिखूंगा मैं, किसी एक्स वाई का प्लस हाफ ऑफ एम वी उसका लिखूंगा, बहुत सारे होंगे। मैं मना कब कर रहा हूँ, मैं तो काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट लिख दिया। बट व्हेन यू विल बिगिन टू राइट इट डाउन, यू विल राइट इट डाउन इन दिस मैनर ओनली ना, हाफ ऑफ एम वी वाई का स्क्वायर, हाफ ऑफ कितने प्रोडक्ट है हमको नहीं पता, 3 है 4 है 5 है, तो मैंने लिख दिया कि वट एवर द क्यू विच वी विल गेट फ्रॉम द अबव रिलेशन विल डायरेक्टली बी यूटिलाइज्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, नहीं सर मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे हाँ। हाफ नहीं आना चाहिए क्यू के फॉर्मूला में। हाफ क्यों आएगा बताइए, क्यों आएगा हाफ? सो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर
मैं समझ गया हूँ अब का दिक्कत कहाँ आ रहा है। जैसे हम mgh, आपने सुना है कभी ऐसा, mgh इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर, ये सुना है आपने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि चेंज जो भी पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो गई है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है। Isn't this the conversion? Isn't this called the conversion? कि भाई mgh दो था आपके पास, वो हाफ ऑफ mv स्क्वायर में चला गया है, मतलब उसने अपनी फॉर्म चेंज कर दी है, एनर्जी उतनी ही है, पर इसको इस फॉर्म में चेंज हो गई है। तो यानी कि अगर ये फॉर्म q अगर लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, और इसको क्या कहूंगा मैं? काइनेटिक एनर्जी तो कहूंगा। ओके सर। हाँ, समझ गए क्या कह रहा हूं मैं उसको दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ, भाई लो q इसके फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, लाइक दिस। सर q इज हल्का इक्वल, सा ऊपर कर दो, एक सेकंड। जल्दी लिखो रमजोत, है ना, अब स्पीड थोड़ी बढ़ा लो यार। सर ये आपने काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट के बाद ये ब्रैकेट में क्या लिखा आपने ये सर? ये काइनेटिक एनर्जी लिखी है मैंने, हाफ ऑफ जो भी होंगे प्रोडक्ट्स में, जरूरत नहीं है इस चीज की लिखने की, वैसे समझाने के लिए लिखा था मैंने इसको बस, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़ा जाता है। तो ऊपर वाले केस के लिए क्या कहोगे आप? फॉर अबव केस, फॉर अल्फा डीके, लेट्स राइट इट डाउन। फॉर अल्फा डीके, अल्फा डीके की वैल्यू निकालते हैं जरा हम लोग। तो ऊपर क्या था, आप क्या लिखेंगे ऊपर? मास ऑफ एक्स लिखोगे, मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस। ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे हीलियम है ना। तो मास ऑफ रिएक्टेंट दिखते हैं, तो ये हो जाएगा मास ऑफ एक्स क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, माइनस ऑफ, अब क्या आएगा यहाँ पे? मास ऑफ वाई, है ना, मास ऑफ वाई आएगा, मास ऑफ वाई आएगा। म्यूट कर दो, ये हो गया, प्लस प्लस मास ऑफ हीलियम, क्या है, सब न्यूक्लियस लिया जा रहा है, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा सर, अनडाउटेडली, बिकॉज न्यूक्लियस न्यूक्लियर फिनोमिना है, तो न्यूक्लियस का ही मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन का नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, तो बात तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही लिख दी हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट इसमें कभी कभार क्या करते हैं लोग, ये लोग जो हैं क्या करेंगे, देखिए, इफ mass of atom is given, then what to do? If question gives mass of atom, then तब क्या करें, सोचो। तो हम क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे उस केस में, अगर वो मास ऑफ एटम ही दे देते हैं तो डायरेक्टली, तो हम करेंगे, भाई हमको न्यूक्लियस का मास चाहिए ना, तो हम क्या कहेंगे, मास ऑफ एक्स एटम माइनस, क्या लिखेंगे बताइए, जेड इंटू एम ई लिखेंगे कि नहीं, ये लिखेंगे भाई, एक्स के एटम में से माइनस जेड एम ई कर दो, हटा दो जितना भी इलेक्ट्रॉन का है मास टोटल, तो हटा दिया, तो ये आ गया मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का ही मास है जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, माइनस मास ऑफ वाई क्या होगा, मास ऑफ वाई न्यूक्लियस, ये होगा मास ऑफ वाई एटम माइनस, ये क्या है, जेड माइनस टू मास ऑफ दिस थिंग, है ना, ये हो गया, ये देखो, ये मास ऑफ वाई लिख दिया मैंने, प्लस अब न्यूक्लियस की बारी, ये हीलियम की बारी, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे इसमें मास ऑफ एच ई एटम माइनस ट्वाइस ऑफ एम ई, लिखा, और ये यहाँ पे हम कर देंगे फिर, सर बोलो। पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है, तो फिर उसको लिखने कुछ फायदा भी है? मास कम होता है वो बात सही है, पर आप ये जानते हैं मास इंटू सी स्क्वायर कर देंगे तो अच्छा खासा फर्क डाल देगा, बना देता है, E बराबर एम सी स्क्वायर,
E बराबर mc स्क्वायर। जब c स्क्वायर लग जाता है ना किसी के साथ तो कमजोर में भी शक्ति आ जाती है, ये समझ लिया ना। ओके। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। वैसे ज्यादा भी फर्क नहीं आता है आंसर में, तो ऐसा करने के बाद भी ना ज्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन ऑप्शंस जो बनाने वाला है वो एग्जैक्ट मांगेगा तो आप उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जब ऑप्शन ही वो आपको ऐसे दे देगा तो फिर क्या करेंगे। आंसर्स में ज्यादा फर्क नहीं दिखता है खासकर, ठीक है, पर वो सवाल ऐसा पूछता भी नहीं है कि आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत खराब सी होती हैं, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो इक्वेशन ही पूछ लेता है कभी कभी, इक्वेशन ही बना दो। तो आप ये काम ना हैंड टू हैंड कर सकते हैं, वहीं की वहीं कर सकते हैं, जो काम मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो बताइए, व्हाट यू विल गेट बेसिकली। यहाँ पे है -z-2 और यहाँ पे है -2z-2। सो व्हाट विल हैपन, माइनस को कॉमन ले लो तो जेड एम ही आ जाएगा सिर्फ, एज फार एज आई कैन सी। इसको इसको जोड़ के देखिए आप, व्हाट यू विल गेट, ये जेड एम ही आएगा। देख पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। जेड एम ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे आ गया जेड एम ही और ये माइनस है, तो माइनस जेड एम ही से ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा माइनस जेड एम ही आएगा। सॉरी, दिस आई वांटेड टू से, सॉल्व करो माइनस जेड एम ही आएगा। ठीक है, अब ये वाले माइनस से ये वाला जो माइनस टकराएगा तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, अब ये नेगेटिव है उसको खा जाएगा, यानी कि फर्क नहीं पड़ा क्यू वैल्यू में। यानी अब मार्क्स ऑफ एटम ले लेते और वैसे ही काम करते जैसा ऊपर कर रहे थे, एम वाई प्लस एम एच ई एटम इंटू सी स्क्वायर, तो फर्क नहीं पड़ा इसको। तो क्यू वैल्यू ने कह दिया कि डज नॉट मैटर, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे में। अल्फा डी के केस में फर्क नहीं पड़ेगा, बाकियों में पड़ सकता है, देखेंगे वो भी। ठीक है, तो फॉर्मूला वाइज अपीयरेंस वाइज सेम अपीयरेंस है इनकी, दोनों की सेम अपीयरेंस है। ठीक है, सो दे हैव द सेम अपीयरेंस। ठीक है, तो लुक वाइज दे आर सेम। अगर आपको न्यूक्लियस दिया तो वो भी हैप्पी रहो, एटम दिया तो भी हैप्पी रहो, फर्क नहीं पड़ा। तो किस में फर्क नहीं पड़ा, आपने इससे पहले भी देखा होगा किस में फर्क नहीं पड़ा था। एक बार और ऐसा हमने काम पहले भी किया था जिसमें फर्क नहीं पड़ा था, क्या था वो, बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी जब, तो भी फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी में भी फर्क नहीं पड़ा, एटम का मास लो या न्यूक्लियस का लो उसमें भी फर्क नहीं पड़ा, अल्फा डीके में। तो ध्यान रख लीजिए फर्क किस में नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई हमको कि अल्फा डीके में व्हाट इज हैपनिंग। चलिए इसमें और एस्पेक्ट्स देखते हैं, और भी चीजें हैं इसमें देखने की, वो भी देखते हैं। Just a second. Now we will see numerical aspect. एक numerical aspect है इसमें, based on momentum. इसमें देखते हैं, सपोज हमारे पास था x था, ये किस में टूट गया, y में टूट गया, और प्लस, और किस में टूटा, ये हीलियम में टूट गया, है ना। चलो मान लो कि भाई हीलियम जा रहा है इधर भागता हुआ, v ऑफ अल्फा पार्टिकल, हीलियम को क्या कह रहे हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, बिकॉज हीलियम ओवर हियर इज डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसका वेलोसिटी v अल्फा, ये था जी रेस्ट में। अगर ये रेस्ट में था तो मोमेंटम कंजर्वेशन से, अगर इसका मोमेंटम इस तरफ है तो इसका मोमेंटम किधर होगा, इसका पीछे की तरफ होगा। तो ये जा रहा है v y कह लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल सिस्टम का इज इक्वल टू
पी फाइनल सिस्टम का मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है, एक्स अपने आप ही टूट गया है वाई में और हीलियम में, बाहर से तो किसी ने तोड़ा नहीं इसको। जब जब ऐसा होता है तब तब मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है। तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, 0 था। फाइनली क्या है, मास, मास ऑफ अल्फा v ऑफ अल्फा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिख दिया, माइनस ये नेगेटिव डायरेक्शन में है वेलोसिटी तो मास ऑफ y v ऑफ y आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं m अल्फा v अल्फा इज इक्वल टू m y v y। फाइन। अच्छा, सपोज आपने की क्यू वैल्यू निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये दे दिया है सवाल में, तो क्या लिखेंगे इस क्यू वैल्यू को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये लिखेंगे। ठीक है, फाउंड और गिवन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्यू वैल्यू। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो इट विल बी हाफ ऑफ m अल्फा v अल्फा का होल स्क्वायर प्लस हाफ m y v y का होल स्क्वायर, ये लिखा, यहाँ पे आ गया q। ओके, अच्छा, अब सवाल ना जनरली ये पूछता है कि भाई अल्फा पार्टिकल की स्पीड क्या होगी या काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, चेंज करके वी वाई कितना आएगा, यहाँ से वी वाई निकाल लेंगे, एम अल्फा वी अल्फा अपॉन ऑफ एम वाई, ये हो गया। यहाँ पुट कर दो, यहाँ कर दो पुट वी वाई का होल स्क्वायर, तो एम अल्फा का होल स्क्वायर वी अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन एम वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम अल्फा वी अल्फा का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, यहाँ से देखो मैं कुछ एम अल्फा बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम अल्फा इंटू एम अल्फा, 2 बार लिख लिया, वी अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन एम वाई का होल, एम वाई आ जाएगा केवल, देख लीजिए सिंपल से एक कैलकुलेशन करा यहाँ पे। अब नाउ यू कैन ब्रिंग दिस थिंग कॉमन, इसको बाहर ले लो, इसको बाहर ले लिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को बाहर ले लिया, तो व्हाट विल बी लेफ्ट ओवर हियर, नाउ इफ यू सी वेरी क्लियरली ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ही है। तो जब आप इसको बाहर ले चुके हैं यहाँ पर, तो हियर वी विल बी लेफ्ट विद एम अल्फा प्लस एम वाई, ये रह जाएगा। ओके फाइन, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज क्यू वैल्यू, और यहाँ पे है एम अल्फा प्लस एम वाई अपॉन ऑफ एम वाई, ये रह जाएगा। ओके फाइन, तो क्या बताएंगे मेरे को आप, व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी हाउ मच, 4 इंटू क्या कहेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, मास ऑफ, मास नंबर है ना, तो लगभग सेम ही रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यू नो दिस वेरी वेल, है ना। तो मैं इसको मास ऑफ क्या कहूँ, न्यूक्लियन कह देता हूँ, न्यूक्लियन का मास प्लस मास ऑफ वाई कितना है बताइए, इट इज a minus 4 mass of 1 nucleon, what is this, mass of 1 nucleon, ये हो गया, divided by what is this, a minus 4 mass of nucleon, so what do you expect, you expect mn to get cut, mn तो कट जाएगा सारा ये जितना भी आया हुआ है, तो क्या बच रहा है, काइनेटिक एनर्जी इट इज a अपॉन a minus 4, ये आ गया। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो कि काफी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी q इंटू a minus 4 अपॉन ऑफ a, ये ध्यान रखिएगा, काम का रिजल्ट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी, अल्फा पार्टिकल, ये भी ध्यान रखना है।
A माइनस 4 अपॉन A। एक्चुअली मास ही लिखा था मैंने, लेकिन यहाँ पे मास नंबर दिख रहा है, क्योंकि मास नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ओनली, सो इट गॉट कैंसल्ड आउट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इट लुक्स लाइक यहाँ पे मास नंबर ही है, पर था कि एक्चुअली मास ही था ऊपर, है ना? समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? सवाल भी देख लिया हमने अल्फा डीके पे कि क्या क्या बन सकता है इस पर। ठीक है, आपकी किताबों में ये बात मेंशन नहीं करी गई है, इसलिए मैंने इसको काफी डिटेल में समझाया हुआ है कि कुछ भी तरह से सवाल पूछ ले तो कैसे आपको हैंडल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सर जी बोलो। ये कहते हो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 mn कैसे, ये बता दो एक बार। कितने न्यूट्रॉन है उसमें और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं अल्फा पार्टिकल में? 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो कितने हो गए न्यूक्लियॉन्स? 4 न्यूक्लियॉन नहीं हो गए? यस सर। तो मास तो ओके सर। लगभग सेम ही है उनका, तो 4 इंटू वो कर देंगे, है ना? ओके सर। एमयू बनाए इस हिसाब से गया था कि उसका नंबर ही मास बता दे, बस ऐसा। थैंक यू सर। सर हल्का सेक्शन ऊपर कर दो बस। ओके, तो सेम टू सेम थैंक क्लास यू। कल भी चलेगी, ठीक है? अब ये कंटिन्यूस रहेगा 1.5 घंटा। मैं 2-3 घंटे वाला क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि बैच मर्ज हो रहे हैं ऑफिशियली, तो 3-3 घंटा दिखा रखा है उन्होंने शेड्यूल में। तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि मैं 1.5 घंटे की आज भी ले रहा हूँ, कल भी आएंगे सभी के सभी जो आज मौजूद है, कल भी आएंगे इसी टाइम पर। 1.5 घंटे में डेली डेली हो जाएगा, कंटिन्यूस रहेगा अभी, ठीक है हमारा? जब तक बस इसके बाद अगला सर चैप्टर सेमी कंडक्टर रह गया है। हाँ जी बोलो। सर केमिस्ट्री वाले सर भी इसी टाइम पे कर लेने के लिए सोच रहे हैं। नहीं तो उन्होंने कल तो उनको बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, बात कर लेंगे हम दोनों, ठीक है? ओके। हाँ तो और मेरा सर टाइम, हाँ जी बोलो। सर हमारा जो ये आपने ये न्यूक्लियॉन होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हाँ जी तो बिल्कुल। इसमें ये दो नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो फिर उनका एक का पेयर एक न्यूक्लियॉन, दूसरे का पेयर दूसरा न्यूक्लियॉन, तो इस तरीके से। कहाँ पे कह रहे हो, कहाँ पे आना चाहिए था? तो ये जहाँ पे 4 mn लिखा है तो वो 2 mn नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये न्यूक्लियॉन लिखा है मैंने, तो सब न्यूक्लियॉन ही होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब न्यूक्लियॉन ही होते हैं, पूरा फैमिली को न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन भी हुआ, न्यूट्रॉन भी हुआ, सब न्यूक्लियॉन के नाम से जाने जाते हैं। तो, तो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन कह ओके रहा हूँ मैं। एक न्यूक्लियॉन ये, एक न्यूक्लियन ये, एक न्यूक्लियन ये। जैसे कहते नहीं, जैसे तुम्हारा नाम जतिंदर है, उसका फिर रमतजोत है, तो फिर कुशाग्र है। तो नाम तो अलग अलग है, पर बेसिकली कहते तो इंसान ही है ना सबको, कि कितने इंसान का नाम लिया मैं? 3 का इंसान का नाम लिया, तो यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो ये कितने हैं? इतने 4 है। मास सब लगभग सेम है, तो ऐसा लिख दिया है। चलिए, ओके सर। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से होते हैं? अल्फा तो डीके हो गया, और उस पे सारे न्यूमेरिकल भी देख लिया। और कौन से डीके पॉसिबल है? अब आता है यहाँ पे सेकंड, दैट इज बीटा डीके। इसको बीटा डीके कहेंगे। बीटा डीके। अब ये बीटा डीके ना खुद अपने आप में 3 टाइप के होते हैं, बीटा प्लस, बीटा माइनस, और आता है के कैप्चर। ठीक है, बीटा डीके में खुद भी अपने आप में 3 टाइप के हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें सब केस, दैट इज बीटा प्लस डीके। जब भी वर्ड डीके आता है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट में मिलेगा आपको। जैसे अल्फा डीके कहा मैंने, तो अल्फा you will find in the product. If I'm saying beta plus decay, so what is beta plus I will tell you, but you will find this thing in the product. ये निकल कर आया होगा, ठीक है? ये बाहर निकल कर आया होगा न्यूक्लियस से, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो बीटा डीके होता क्या है बेसिकली? बेसिकली इट इज कि एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाए? न्यूट्रॉन में, अपने आप ऐसा हो जाता है। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसको जानने से पहले छोटी सी बात और, कंजर्वेशन लॉज।
कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से लग जाते हैं वो हम जरा देख लें। मास नंबर कंजर्व रहेगा, मास नंबर कंजर्व्ड। मास कंजर्व नहीं रहेगा, मास बदल जाएगा पर मास का नंबर सेम रहेगा। यानी कि जैसे मेरा वजन मान लो, मैं एक टीचर हूं, ठीक है। अच्छा, तो आज मेरा वेट मान लीजिए 80 केजी है, कल को मेरा वेट हो जाएगा 70 केजी। तो मैं हूं तो एक ही इंसान ना, समझ रहे हैं इस बात को। मेरा आज 80 है तो कल मेरा 70 है, पर हूं तो मैं एक ही ना। तो ऐसे ही मास का नंबर वही रहेगा पर मास चेंज हो जाएगा। बहुत हल्का सा होता है तो फर्क नहीं पड़ता है, पूरा ही गायब हो जाएगा 80 तो फिर मैं ही गायब हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना। हल्का सा मास गायब हो जाता है तो मास नंबर कंजर्व रहता है, पर मास चला जाता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए माइंड में कि सर मास नंबर चेंज होगा तो मास भी तो चेंज होगा। नहीं, मास नंबर कंजर्व रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यू वॉन्ट कम टू नो कि मास कब चेंज हो गया, नंबर वही है, ठीक है। जैसे हेयर कट करा ली हो किसी ने तो भाई इंसान तो वही रहेगा ना, वो मास थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हेयर कट कराने से। तो इस तरह से समझिए। तो ये मास नंबर कंजर्व्ड है। और चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज भी नहीं जाएगा, चार्ज कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ये कंजर्व रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मास नंबर चार्ज का मतलब जेड कंजर्व रहेगा, मास नंबर का मतलब ए कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें कंजर्व रहती हैं पर मास नहीं कंजर्व रहेगा, ये बात ध्यान रखना। मास में चेंज आ जाता है, मास नॉट कंजर्व्ड, ध्यान रख लेना। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग बीटा प्लस डीके। तो प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। सो व्हाट डू यू थिंक, इफ प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो चार्ज कम हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा नहीं लग रहा जैसे चार्ज खत्म हो गया हो। चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ तो आएगा ना चार्ज को बैलेंस करने के लिए। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा? जो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। बट न्यूट्रॉन इज not a charged particle, so something else must come out. That something else is called E plus, and it is denoted as positron. It is called positron. इसका नाम क्या है? positron. क्यों है इसका नाम positron? हाँ, इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन का भाई है ये। तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको, ट्रॉन वर्ड आता है यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिट्रॉन कह देते हैं, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए, प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन का मास तो ज्यादा होता है। पॉजिट्रॉन का मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। तो क्या कहेंगे, प्रोटॉन तो नहीं कहेंगे ना उसको, जब मास बराबर ही है तो। प्रोटॉन का मास तो बहुत ज्यादा होता है असलियत में, तो उसको प्रोटॉन ना कह करके पॉजिट्रॉन कहते हैं। मास ऑफ पॉजिट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज पूछनी थी, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम होता है ना, तो फिर कैसे? वेरी लाइटली। तो फिर सर वो अपने से ज्यादा मास वाला प्रोडक्ट कैसे यील्ड कर सकता है, और ऊपर से पॉजिट्रॉन भी दे रहा है? आपकी बात इस नोट में छप जाएगी सुनहरे अक्षरों में, ठीक है, वेट कर लो। ओके सर। ओके, तो देखिए, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, तो ये चार्ज बैलेंस करने के लिए पॉजिट्रॉन आ गया, ठीक है, चार्ज बैलेंस कर दिया। अच्छा, अब एक चीज और देखी गई है इसमें, एक चीज और देखी गई है। ये तो आप ले आए, चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ स्पिन को बैलेंस करने के लिए एक पार्टिकल और निकलता है। ये जहां जहां पॉजिट्रॉन आएगा वहां वहां वो भी आता है, इसको कहते हैं न्यूट्रिनो। ये साथ में चलता है, इसके पॉजिट्रॉन के साथ में आता है ये, इसको कहते हैं न्यूट्रिनो। जहां जहां पॉजिट्रॉन वहां वहां न्यूट्रिनो। ये इलेक्ट्रॉन
न्यूट्रॉन कहता है, ये पॉजिट्रॉन कहता है मैं आ तो गया लेकिन मैं उल्टा घूम रहा हूं, यहाँ पे स्पिन नहीं था, यहाँ पे कुछ स्पिन था, अब इसका स्पिन अलग हो गया, तो इसके स्पिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर ये आ गया। जैसे एक दवाई खाते हैं, हमने खाई दवाई, मान लीजिए कुछ आपने दवाई खाई एजिथ्रोमाइसिन या कुछ भी दवाई खाई आपने, उस दवाई से एसिडिटी ना हो उसकी अलग से दवाई खाते हैं, यू नो दिस। एक दवाई तो आपने ऑर्डर कर दी, डॉक्टर ने लिख दी, तो एक दवाई पता क्या होती है, उस दवाई को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक दवाई और होती है, क्योंकि ये सही तो करेगी लेकिन इसको सही करने, इसका जो साइड इफेक्ट है उसको सही करने के लिए ये दवाई भी खानी पड़ेगी आपको, वो साथ में डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे है, पॉजिट्रॉन तो आ गया आपके पास, इस पॉजिट्रॉन की वजह से जो दूसरी चीजें आएंगी, यानी कि स्पिन में चेंज आ जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसको कहते हैं वो बदल जाएगा, तो उसको संभालने के लिए न्यूट्रिनो आ गया है। न्यूट्रिनो समझ पा रहे कहानी को, फ्लो समझ रहे हैं, ये रीजन है इसका। तो कहूंगा मैं, ठीक है, तो यहाँ समझते जाओ बस इसे। अच्छा, तो देखिए इसमें ये चीज हो गया। नाउ तो ये तो लिख दिया हमने, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे किसी रिएक्शन में, रिएक्शन मतलब कोई एक्स ले लिया मैंने मटेरियल, कोई एक्स मटेरियल है मेरे पास, उसमें है जेड, यहाँ पे है ए, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम वाई में। तो देखो प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में, यानी चार्ज चला गया ना, चार्ज कम हो गया, तो चार्ज कम हुआ तो यहाँ Z-1 करना पड़ेगा। भाई इस x का अगर कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए तो चार्ज कम नहीं हो जाएगा एक, तो एक कम हो गया चार्ज, यानी प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, वहीं बैठे बैठे कन्वर्ट हो जाता है वो, वहीं बैठे बैठे रेड से व्हाइट हो गया। अगर कोई चीज वहीं बैठे बैठे रेड से व्हाइट हो जाती है तो नंबर में तो फर्क पड़ेगा नहीं, मास नंबर के, भाई रेड से व्हाइट ही तो हुई है, तो वो तो वही रहने वाला है ए। पर रेड से अगर व्हाइट हो गया है तो रेड तो था हमारा प्रोटॉन नंबर और वो हो गया व्हाइट, तो प्रोटॉन नंबर कम हो गया ना, बिकॉज रेड एक कम हो जाएगा। तो ये हो गया इस तरह से एक्शन ऑन द एलिमेंट, और यहाँ पे क्या निकलेगा बाहर, पॉजिट्रॉन, और यह क्या निकलेगा साथ में, न्यूट्रिनो। ठीक है, इसी पॉजिट्रॉन को क्या कहते हैं, इसी पॉजिट्रॉन को क्या कहते हैं, बीटा प्लस कहते हैं, बीटा प्लस, इसी को कहते हैं बीटा रेज, बीटा रेज, यही है वो बीटा रेज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है ये, दिस इज व्हाट हैपेंस। अब एक चीज और, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जो कन्वर्जन हुआ है, दिस रिएक्शन is not possible in isolation, but possible inside material, inside atom, अकेले में नहीं हो सकती ये रिएक्शन, कभी भी अकेले में रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज प्रोटॉन का जो मास है वो कम होता है न्यूट्रॉन के मास से, तो कम वाला मास ज्यादा वाले मास में कैसे आ सकता है, दिस प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, है ना, पॉसिबल नहीं कि प्रोटॉन अपने आप कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रॉन अपने आप कन्वर्ट हो सकता है प्रोटॉन में बिकॉज उसका मास कम हो रहा है ना, पर प्रोटॉन कन्वर्ट नहीं हो सकता न्यूट्रॉन में आइसोलेशन में, यानी अकेले में आप इस एक्सपेरिमेंट को कर नहीं सकते, तो उसको कहाँ कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, झुंड में कर सकते हैं, एज अ होल यहाँ पे झुंड में हो जाता है, इसमें इस पूरे मटेरियल के अंदर हो जाता है काम, अकेले में नहीं होता है। ठीक है, तो सर झुंड में कैसे होगा, मतलब झुंड में ये चीज पॉसिबल है, झुंड में मे भी शायद कहीं और से वो एनर्जी ले लेते हैं इधर उधर से, पॉसिबिलिटी हो रही है, लेकिन एनर्जी को मास में कन्वर्ट करेंगे, हाँ उस पे बॉम्बार्ड करा देते होंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी वो अंदर से ले लेता है कहीं से, वो चीज पॉसिबल हो जाती है, पर अकेले में नहीं होती है,
अकेला तो रिएक्शन एनर्जी ये ले ली, पॉसिबल नहीं है। वो तो समझ में आ गया, एनर्जी ले ली, पर वो हम्म, मास कैसे बनाएगा फिर? एनर्जी को मास में बना लेगा ना, एनर्जी अगर लेगा तो उसको मास में कन्वर्ट भी तो कर सकता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस का मतलब बराबर है, मास और एनर्जी। तो अगर वो एनर्जी ले रहा है तो वो मास में बना रहा है उसको। ठीक है। बिल बात है सर। और सर कहते हैं अल्फा डीके में क्या कहते हैं, वो मास नंबर कंजर्व नहीं रहता ना? मास नंबर कंजर्व तो था, ऊपर देखिए कंजर्व है, दिखाता अल्फा हूँ मैं क्या। डीके। हाँ देखो कंजर्व है वो, लेफ्ट हैंड साइड का मास नंबर बराबर राइट हैंड साइड का मास नंबर। देखिए यहाँ पे कितना मास नंबर ए है ना, यस। तो यहाँ भी अच्छा। ए ही मिलेगा। यहाँ पे जोड़ो, यहाँ जो सबका जोड़ो ना फिर एक ओके। साथ, कंजर्व है। थैंक यू सर। बीटा डी के प्लस पे बात कर रहे थे, प्लस पे बात हो गई हमारी। तो बीटा डी के में देख लीजिए क्या होता है, जेड नंबर एक से कम हो जाता है। ठीक है। क्यू वैल्यू निकालें इसकी, जरा क्यू वैल्यू निकालते हैं चलो। तो क्यू वैल्यू क्या आएगी? क्यू वैल्यू मास क्या लिखूंगा मैं, बताओ। मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ वाई हो गया, ऐसे तो ठीक है ये। मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर, पर ये न्यूक्लियस होना चाहिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया ना, पॉजिट्रॉन वाला जो है, इसका भी इफेक्ट आ जाएगा। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, पर यहाँ पे तो सिंपल है ये, इंटू सी स्क्वायर। न्यूट्रिनो के पास कोई मास नहीं होता है, न्यूट्रिनो इज मासलेस। सर मतलब कोई इमेजिनरी चीज है वो? हाँ, फोटोन की तरह। ओके सर। चलिए तो जरा देखते हैं इसमें, और ये हो गया। ये तो था इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस मास, टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस मास। म्यूट कर दीजिए। इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस मास, अगर मैं देखूं यहाँ पर क्यू वैल्यू अगर मेरे को दिया हो एटम का मास, तो एटम के मास में कैसे लिखेंगे? तो कैसे बनाएंगे अपना न्यूक्लियस का मास अगर एटम का मास दिया हुआ है तो हम लिखेंगे मास ऑफ एक्स एटम माइनस ऑफ जेड एम ई, ऐसा लिखा जाएगा। जेड एम ई ये हो गया, माइनस मास ऑफ वाई एटम माइनस जेड माइनस वन एम ई। सही है ये चीज, है ना? यहां तक आ गया। प्लस 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 ये हो जाएगा यहाँ पे एम एम ई केवल इंटू सी स्क्वायर। जरा चेक करते हैं इसको क्या आएगा, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करो जरा इसको, क्या आता है? एक्स एटम माइनस जेड एम ई माइनस ऑफ वाई एटम, व्हाट यू विल गेट ओवर हियर, माइनस ये हो जाएगा प्लस जेड एम ई, ये प्लस जेड एम ई हो गया, प्लस माइनस एम ई हो गया, और ये भी माइनस एम ई हो गया। बोलो ठीक है यहाँ तक?
और फिर बचा Yes, sir. mx एटम, ये उड़ा दो, माइनस y एटम माइनस 2me, ये आ गया जी आपके पास आंसर। ये आंसर आया, देख लो मैच नहीं खा रहा है ऊपर वाले से, ऊपर वाले से मैच नहीं खा रहा, देख लो यहाँ पर भाई, प्रोडक्ट का मास, ये रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, सब कुछ ले लिया। यहाँ न्यूक्लियस मिला तो न्यूक्लियस ले लिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेना सबका मास है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फेनोमेना है तो न्यूक्लियर का मास ही रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रॉन का मास रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। पर ये अलग से पड़ा हुआ था, हमने इसको भी लेने का कोई मन नहीं था कि इसको क्यों ले लिया सर, जब न्यूक्लियस ही रोल प्ले करता है। तो मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि इसी न्यूक्लियस में से ही निकल कर आया है, ये कहीं और से निकल के आया ही नहीं है, समझ रहे हैं, ये कहां से निकल कर आया, आया कहां से, पैदा कहां से हो गया, ये न्यूक्लियस से पैदा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पॉजिट्रॉन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट्स मास। अदरवाइज हमको कोई शौक नहीं था इसको लेने में, ये इलेक्ट्रॉन का मास नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर, जो घूमते हैं ऑर्बिट में वो वाला मास नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको हम लेने का मन कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ऊपर वाला डेफिनेशन नीचे वाला थोड़ा सा अलग हो गया है ना, देख लीजिए अलग हो गया, यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज आ गया है, ठीक है। सर वैसे ये बीटा डीके कौन से एलिमेंट में ऑब्जर्व होता है? अब ये जो स्टेबल अपने, मान लो ऐसा समझ लो, जो कि बड़े नहीं है, साइज में बड़े नहीं है, साइज में बड़े नहीं है, अल्फा डी के हो जाए, साइज भी कम है इनका, लेकिन उसके अंदर ये 19-20 करके ना स्टेबिलिटी और गेन करना चाहते हैं, मतलब अपने आप को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तब होता है ये। तो आप खुद सोच लीजिए क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हुआ क्या है, ए तो सेम रहा, जेड कम हो गया ना, जेड कम Yes. हो गया, तो मैंने क्या बताया था, एन बाई जेड क्या होना चाहिए, जितना मतलब सही होगा रेशियो, ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा ये उतना स्टेबल होगा। Alpha D का तो भाई sir. जेड कम हो गया ना, जेड कम होने से ज्यादा नहीं हो जाएगा, नंबर ज्यादा हो जाएगा अपने आप, प्रोटॉन को कम कर रहे हो आप, प्रोटॉन को कम करने से फायदा तो है ही ना, रिपल्शन कम हो जाएगा और क्या, Yes, sir. सर इसीलिए भाई, हाँ जी, फिर इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा, पहले अल्फा डीके हो गया, उसके बाद वो बीटा डीके कर रहा है अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए, हाँ जैसे बिल्कुल वो हो है सकता है। अब मान लो हैवी नहीं है, वो कमजोर सा हूं मैं तो कमजोर सा है तो भाई प्रोटॉन कम करा ले अपना, मतलब उसी में, मतलब सर्दी जुकाम टाइप जैसे अगर है तो थोड़ी बहुत गोली खा लो, ऐसा समझ लीजिए, अगर ज्यादा ही है तो फिर अल्फा ही निकलेगा पूरा, फिर ऑपरेशन ही होगा, ऐसा समझ लीजिए आप, समझ रहे हैं। तो बड़ा बल्कि अगर है तब अल्फा होगा, बल्कि होने पर ही, पर वो एन बाई जेड की वजह से थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, तो एन बाई जेड कोई प्रोटॉन कम कर लो, प्रोटॉन ज्यादा कर लो, ऐसा करके वो काम चला लेता है अपना, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि क्या होगा किसमें, वो बोलेगा कि ये हो रहा है बताओ, क्योंकि ये सब प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अल्फा होगा बीटा होगा, हम देख करके नहीं कह सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ चांसेस इसके ज्यादा हैं, श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये होगा ही होगा, ये न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इट इज टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, ऊपर था इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास। चलिए अब हम आते हैं बीटा वैल्यू निकाल लिया, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द क्यू वैल्यू, नाउ विल कम टू बीटा माइनस डीके। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके ही होते रहते हैं तो वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं? एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? एग्जिस्टेंस में क्यों है? अगर डिके ही कर होता है तो मतलब कि एक टाइम पे तो कहते हैं उन्हें पूरे एग्जिस्टेंस से एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, हम जबरदस्ती करवाते हैं उनको, रेडियो एक्टिव होते नहीं है, हम जबरदस्ती करवा देते हैं। और अगर आप कह रहे हैं नेचुरली वो अगर है ही ऐसे तो वो रेडियो एक्टिव बने ही क्यों, वो बन कैसे गए फिर जब वो स्टेबल ही होते थे? तो कोई चीज बनना नहीं चाहती है, मजबूरी बनाती है उसको, कैसे? सुनो इस बात में, समझ रहे हो ना, हेट द सिन नॉट द सिनर, ऐसा यहाँ पे भी है। जो न्यूक्लियर एक्ट सब्सटेंस है, देखो ये बात जानते हो ना, कोई भी रिएक्शन मान लो अपने आप होती है, आप उसको रिवर्स भी करा सकते हैं बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप के एफ फॉरवर्ड के बैकवर्ड करते हो ना, तो आप जानते हो
कि चेंज भी कर सकते हैं के फॉरवर्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर इन द टेम्परेचर। तो ऐसा जब वो एग्जिस्ट करा होगा उस वक्त तो वो प्रेशर और टेम्परेचर में स्टेबल होगा। जैसे मान लो यूरेनियम है, उस पर जो प्रेशर लग रहा है, टेम्परेचर है, वो उसमें तो स्टेबल है। तुम उसको खाड़ के लिया एकदम नेचुरल में, हवा में लिया है एकदम 25 डिग्री में, तो क्या कहेगा भाई मैं तो नहीं रहूंगा यहाँ पे स्टेबल, मेरे को तो तुम खोद के निकाल लाए हो बाहर, वहां तो मैं स्टेबल था जहां मैं था, अब तुम मेरे को बाहर निकाल रहे हो तो मेरे को अब स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैं तो टूटूंगा। ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, ओके सर। हम्म चलिए, तो सर बीटा तो माइनस डी के, हाँ बीटा माइनस डी के करते हैं यहाँ पे अब लोग हम। तो बीटा माइनस में क्या है, तो देखिए इसमें, तो बीटा माइनस जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि बीट अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए निकला होगा वो बाहर, अपने आप तो निकला नहीं होगा ऐसे। तो बीटा माइनस में हम लिखेंगे इट इज, क्या है बेसिकली, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में। तो चार्ज बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो साथ में क्या आएगा इसके, न्यूट्रिनो, वहां तो न्यूट्रिनो कहते थे, यहाँ पे क्या कहेंगे, एंटी न्यूट्रिनो। पॉजिटिव। एंटी न्यूट्रिनो, समझ रहे हैं, उसका उल्टा। ऐसे बार लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, बार लगाना मतलब ये उल्टा कर देना उसका। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी न्यूट्रिनो है, साथ में चलते हैं, ये जोड़ी है इनकी, ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो, उल्टा स्पिन है ना भाई। स्पिन को स्पिन के लिए आया था कि नहीं आया था ये एसिडिटी को ये कम करने आया था, मैंने बताया था ना, एसिडिटी की दवाई खा रहे हैं, दवाई तो ले आए आप, इसकी इसको उल्टा कर न्यूट्रलाइज करने के लिए ये आया है। तो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो, और पॉजिट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूट्रिनो। सिंपल, नाम से समझ में आ रहा है, न्यूट्रिनो मैं न्यूट्रल हूँ, चार्ज वार्ज नहीं है मेरे पास, बस मैं स्पिन को कंजर्व करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो ये होता है। तो ये रिएक्शन आइसोलेशन में हो सकती है, अकेले में ये रिएक्शन हो सकती है अकेले में, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये काम अकेले में भी हो सकता है। अच्छा, तो बेसिकली हम क्या लिखना चाहेंगे यहाँ पर, सो वी शुड राइट ओवर हियर कि मान लो x है, ये x दिया हुआ है, और ये z है, ये a है, कन्वर्ट होगा y में। तो y में क्या लिखेंगे हम लोग, भाई न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो सफेद किस में कन्वर्ट हो गया, लाल में। तो लाल कितने हो गए, Z+1, बढ़ गया ना एक लाल। और ये क्या नंबर में कमी कमी आई, कोई नंबर में कोई कमी नहीं आई, नंबर वही रहते हैं, कन्वर्ट ही तो है, नंबर तो वही है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस ये एंटी न्यूट्रिनो, ये आ गया यहाँ पे। अब इसके बारे में क्या कहूंगा मैं, बताओ क्या लिखना चाहूंगा, क्यू वैल्यू लिखूंगा। आई विल बी इंटरेस्टेड नाउ इन राइटिंग क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू दोनों तरह से लिखूंगा मैं, एटॉमिक के नंबर के और न्यूक्लियस के मास के दोनों के हिसाब से। तो यहाँ लिखूंगा मैं मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इनटू सी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये तो सिंपली लिख दिया हमने बहुत आसानी से, तो कुछ दिक्कत सी नहीं आई जरा सी भी। अच्छा, तो ये तो हो गया, मतलब कुछ दिक्कत नहीं आती ऐसे लिखने में, ये लिख दिया हमने इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस मास, टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस मास। अब मैं लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ एटम, एटम का मास दिया हो तो मास ऑफ एक्स एटम माइनस मैं लिखूंगा जेड एम ई माइनस ऑफ मास ऑफ वाई एटम माइनस Z+1 एम ई, Z+1 एम ई प्लस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, ये हो गया सी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको जरा, क्या आएगा, क्या कटेगा यहाँ पे, देख रहे हो? अंदर अंदर सॉल्व करो उसको, ये तो साफ हो जाएंगे। अंदर ही एम ई तो कैंसिल हो जाएगा, यही की यही, अंदर ही अंदर कैंसिल, सब कट जाएगा। मतलब अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाएं, कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे। तो एम एक्स एटम भी लिख लेंगे अगर आप, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लो जी, एटॉमिक मास के साथ ही खेल लेते हैं, आ गया, बस इंटू सी स्क्वायर कर दो, ये कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिए किताब में ये बात का मेंशन नहीं किया हुआ है, वो एटम के साथ ही दे रहा है। ठीक है, एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास। ऐसा क्यों करता है, एटॉमिक मास में क्यों देता है? क्योंकि जब भी कोई लैब साइंटिस्ट अगर किसी मास को नापता है तो वो पूरा ही मास नापता है, अंदर घुस के न्यूक्लियस को नहीं नापता है कोई। इसीलिए वो मास ऑफ एक्स एटम देते हैं, बिकॉज मास स्पेक्ट्रोग्राफी से मास ऑफ एटम निकलता है, न्यूक्लियस नहीं निकलता है। सो व्हाट वी actually find in the laboratory is the mass of atom, so it is more frequently available to us, easily available to us. That's why we are more inclined towards writing this mass in terms of atom rather than in terms of nucleus का mass. होता यही है लेकिन मिलता ये है, होता ये है मिलता ये है। तो जो चीज मिलती है उसके टर्म्स में लिखना ज्यादा ज्यादा फेमस रहता है, इसलिए किताबों में इस चीज का जिक्र ज्यादा रहता है रादर देन इन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस मास। ठीक है, ये है रीजन। पर आता वो यही सब करके है, करते यहीं से शुरुआत है, आते इसमें है। ऐसा नहीं होता कि यहां से शुरुआत करके वहां जाते हैं, शुरुआत वहीं से ही होती है ऊपर वाले से, इसको लिख देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बीटा प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आप न्यूक्लियस वाली, नहीं फर्क पड़ा है ना, फर्क पड़ा है। यहाँ पे प्लस एम ही था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये फर्क पड़ा है, देख लो। ठीक है, थोड़ा सा सतर्क रहना इन चीजों को देख करके। अब बात करते हैं के कैप्चर की। के कैप्चर क्या चीज है, किसको कैप्चर कर लिया यहाँ पे? तो बेसिकली होता क्या है, व्हेन न्यूक्लियस is bulky, so the first cell is very near, first shell is very near to nucleus, very near to nucleus, and nucleus pulls the electron from first orbit, कौन सी है फर्स्ट ऑर्बिट? के ही है फर्स्ट ऑर्बिट, के into it। मतलब जब न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है ना, न्यूक्लियस का साइज, भाई आप रेडियस कहाँ से नापते हो, खुद सोचिए। आपको अगर मैं बताऊं तो आप, ये न्यूक्लियस है, ये बड़ा न्यूक्लियस है, एक छोटा न्यूक्लियस है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर से नापते हो ना हमेशा इसकी, ऐसे घूमता है, सेंटर से नापी जाती है डिस्टेंस, पर यहाँ भी वही होगा, ऐसे घूम रहा है, डिस्टेंस हम यहीं से नाप रहे हो। पर देख रहे हैं आप, यहाँ का और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन का गैप है वो बहुत कम नहीं है यहाँ, रादर देन ओवर हियर। खुद सोचो, समझ रहे हैं इस बात को, फील आ पा रही है चीज की, कि जब बड़ा हो जाता है ना तो ये सेल पास में आता है फर्स्ट वाला, तो यही वाले इसको खींच लेते हैं, अंदर आ जाओ तुम। जब पतला, जब छोटा होता है तो रेडियस तो वही है, थोड़ा दूर रहता है रेडियस, इलेक्ट्रॉन दूर रहता है न्यूक्लियस से, तो नहीं खींच पाता है, वो सिर्फ गोल गोल घूमता रहता है। पर जब साइज बल्कि हो जाता है ना, इसका बहुत बड़ा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पहला ऑर्बिट है वो बहुत नजदीक आ जाता है, तो उस नजदीक के चक्कर में खिंच जाता है कभी कभार अंदर, ये बल्कि में होता है ऐसा। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो बेसिकली हुआ क्या भाई, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचोगे तो
प्रोटॉन के नंबर को खत्म करोगे ना। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएगा तो किस पे असर डालेगा? प्रोटॉन पे असर डालेगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा। प्रोटॉन Yes, प्रोटॉन रहेगा ही नहीं। प्रोटॉन किस में बदल जाएगा? न्यूट्रॉन में नहीं बदल जाएगा। जब चार्ज ही खत्म कर देगा उसका तो न्यूट्रॉन में बदल गया। तो ये बदल, तो कैसा रिएक्शन है ये के कैप्चर? कैसा लग रहा है देखने में? ये तो ऊपर वाला लग रहा है सर, बीटा माइनस हो, ये न्यूट्रलाइज। बीटा है ना, वैसा टाइप का लग रहा है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ये बीटा प्लस वाले में हुआ था जो। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो ये चीज तो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे और क्या आएगा फिर इस हिसाब से? क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ, क्या आएगा यहाँ पे? न्यूट्रिनो आएगा या एंटी न्यूट्रिनो आएगा, ये सोचना है। क्या आएगा यहाँ पे? अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर भेज दूं, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर भेज दूं तो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन के साथ में क्या आता है? न्यूट्रिनो आता है, तो न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। ठीक है, ऐसे समझेंगे इसको। ओके सर। हाँ, इधर जाएगा तो ये पॉजिट्रॉन बन जाएगा, तो न्यूट्रिनो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, इजीली हो गया। यानी कि अगर मैं एटम की बात करूं, ये काम एटम में अगर होता तो कैसे चमकता ये चीज? तो एक्स है, ये कन्वर्ट हो रहा है वाई में। अब प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है, प्रोटॉन का कमी आ गया है तो Z-1, तो ए में कोई कमी नहीं आया है, ये हो गया। प्लस न्यूट्रिनो बाहर निकल गया है। क्या? अब के कैप्चर के बारे में लिखो। के कैप्चर मतलब इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्या पॉजिट्रॉन कह रहे? नहीं आएगा? पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन नहीं, पॉजिट्रॉन नहीं आया इसमें, पॉजिट्रॉन नहीं आया इसमें। वही, ओके सर। हाँ यहाँ पे है ना वो चीज, यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ी है, निकला थोड़ी है, अंदर घुसा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, अपना स्पिन लेके अंदर चला गया ये और कन्वर्ट हो गया इसमें आकर के। तो इसके स्पिन को बैलेंस करने के लिए आ गया न्यूट्रिनो, यहाँ पर स्पिन आ गया होगा इसका, तो वो यहाँ पे आ गया। तो ये रिएक्शन है यहाँ पर, इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, बाकी तो आप समझ रहे हो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्यू वैल्यू निकालना कैसे आएगा? क्यू वैल्यू बताओ। यहाँ तो मुझे लगता नहीं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान काम है। तो मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियस। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है ना एक, सॉरी, ये मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस, ठीक है, प्लस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया, देख रहे हैं आप, ये मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया, देख लो। अब आएगा ये c², ठीक है, ये हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस मास, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस मास, ये तो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस मास हो गया। अब बात करें, हाँ बोलिए। सर उसका मास नहीं आएगा? किसका? न्यूट्रिनो का मास नहीं होता है ना, मासलेस होता है, इट इज लाइक अ फोटोन। तो सर मासलेस कैसे कोई चीज हो सकती है? फोटोन जैसे, अच्छा, मासलेस कैसे हो सकती है कोई चीज? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे भूत समझ लीजिए, ऐसा समझ सकते हो आप, देखा नहीं है आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने देखा क्यों नहीं इस चीज को अभी तक। सन की रेज है, सन की रेज से ना कागज हिल सकता है, तो आप ये कहोगे सन की रेज में मास है? आप लेंस लेना, लेंस लीजिएगा, ठीक है, कागज पे लगाना, बिट्स ऑफ पीसेस पे लेंस से ना लाइट मारिएगा कागज पे, छोटे से पीस पे, हिल जाएगा कागज वहां से। क्यों हुआ ये? अब ये तो कहीं कहोगे नहीं। एनर्जी क्यों भाई? एनर्जी में मास होता है क्या? एनर्जी जब खुद कह रहे हो आप, तो मास तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हुआ कि नहीं हुआ मास? यस तो सर। मास होता है, रेडिएशन में प्रेशर लगता है, एक धक्का लगता है, तो चलता फिरता ही मास होता है, उसको कहते हैं चलता फिरता मास। जैसे किसी ने चुबाया पीछे से, रोकोगे, रोक के नापोगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी, सब गायब। चलता फिरता है तो आप मास का एहसास कर सकते हो कि हाँ भाई मास जैसा असर डाल रहा है, ये धक्का लगाया, मास तो होगा। ठीक है, या तो न्यूक्लियस के मास टर्म्स में लिखा मैंने, अब मैं एटम्स के टर्म में लिखता हूँ इसी चीज को। तो क्या लिखूंगा भाई? मास ऑफ एक्स एटम माइनस ऑफ, इसमें से निकाल दो पहले, वो जितना भी है निकाल दिया, प्लस ये एम ही तो पहले से ही था, ये तो आया था खुद से, ठीक है,
तो इसको तो लेना पड़ेगा। माइनस ओवर हियर व्हाट आई विल राइट m y of atom minus of z minus 1 m e, ये करूंगा, फिर ये करके c स्क्वायर कर दूंगा। जरा करो सॉल्व, क्या आता है जरा बताइए। कट जाएगा सर दोनों। फिर कट रहा है पूरा? हाँ कट रहा है। यस सर। नो सर, इलेक्ट्रॉनिक देख लो शायद ये कट रहा है। z माइनस 1 सब कट प्लस रहा है। जेड एम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है। ये क्या है पूरा? ये माइनस ऑफ z माइनस 1 m ही नहीं है ना? और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, Yes. माइनस में साफ यस सर। उड़ा दो पूरा, इसको तो उड़ा गया ये। तो x ऑफ एटम माइनस ऑफ m y ऑफ एटम ले लो जी, ये हो गया। ये हिसाब किताब यहाँ तैयार हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द q वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ओके फाइन। इसकी एक टेक्निक बनाने की सोच रहा हूं मैं, याद करने की टेक्निक बनाने की सोच रहा हूं। कोशिश करें क्या हम लोग? कोशिश करते हैं, चलो है ना। एक ट्रिक बनाते हैं, मुझे याद नहीं आ रही, मैंने पिछले साल बनाई थी, अब वो नोट्स मेरे पास है नहीं। देखिए, एक तो है न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस के मास के हिसाब से, एक है एटॉमिक मास के हिसाब से। मैं टेक्निक दोबारा आपके सामने ही बनाता हूं। तो अल्फा की बात करते हैं। अल्फा डीके होगा, फिर बीटा प्लस होगा, बीटा माइनस होगा, फिर के कैप्चर होगा। अल्फा में क्या आ रहा है? अल्फा डीके में जरा देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड ऊपर करनी पड़ेगी। mx माइनस my माइनस m हीलियम। फर्क, उसमें फर्क नहीं पड़ा था ना? शायद फर्क नहीं पड़ा था। नो सर। था तो क्या था? 1 एक सेकंड, इस टेक्निक को ना मैं बनाता हूं, ठीक है? फिर आपको अगली क्लास में भर दूंगा यहाँ पे मैं। अभी आपके सामने करूंगा तो समय की बर्बादी है, तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ। इसको मैं खुद करूंगा बैठ के आराम से, फिर करेंगे, वरना स्लाइड ऊपर नीचे करने में बहुत टाइम चला जाएगा। कोई ऊपर से देखूंगा नीचे उतारूंगा, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। So since it's a trick, it's not a part of the syllabus, so it can be done later on also in the next class, यानी कल करेंगे इसको हम, ठीक है? अगला आता है गामा डीके। दिस इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ डीके। ये बहुत ही अजब किस्म का डीके होता है कि ये कैसा है डीके। फॉर इसको ऐसा समझिए, गामा डीके जैसे मान लो न्यूक्लियस के पास भी ना, न्यूक्लियस also has energy levels with it। एनर्जी लेवल्स होते हैं, that is it can also get excited to its higher energy levels like electrons जंप करके अपने एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं। ऐसी न्यूक्लियस का भी एनर्जी लेवल होता है जो कि अलग होता है इलेक्ट्रॉनिक वाले एनर्जी लेवल से। सो न्यूक्लियस भी जाता है। तो क्या होता क्या बेसिकली, मान लो कोई एक्स एटम है, ये जेड है, ये ए है, ये कन्वर्ट हो गया मान लो किसी वाई में, और यहाँ कह लीजिए Z+1 में हो गया, यहाँ पे ए हो गया। मुझे नहीं पता क्या होने वाला था, यहाँ पे अल्फा भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। आई डोंट केयर एनीथिंग कि जहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जैसे ये एक्स से वाई में प्रोड्यूस हुआ, समटाइम्स इट माइट हैपन कि ये जो आया है
ये एक्साइटेड स्टेट में आया हो अपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है, न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, यानी कि जैसे हम भाग कर आते हैं, जैसे हम भागते हैं तो हम गर्म हो जाते हैं काफी ज्यादा, तो शांति से बैठना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है, तब ठंडे होते हैं। ऐसा ही है, जब एक्स से वाई प्रोड्यूस होता है तो वाई अपने आप में ना बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर लेता है, तो ये बहुत गर्म हो, मतलब अपने हाई एनर्जी लेवल में होता है, तो इसको ठंडा होना होता है। तो ये ठंडा होता है ना, तो होता क्या है बेसिकली इसमें, सभी में नहीं होता ऐसा। 10 मीटर भागोगे तो क्या होगा, भागो 3-4 किलोमीटर तब जाके कुछ होगा, यानी बहुत खतरनाक अगर काम हुआ है ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ, बहुत सॉलिड टाइप का काम हुआ है, तभी जाके ये गामा डी के होगा। सब में नहीं होगा कि सर सभी तो भाग रहे हैं, सभी रिएक्शन हो रही है, सब में होना चाहिए, ऐसा सब में नहीं होता है। न्यूक्लियस को एक्साइट करना उसके हाई एनर्जी लेवल में किसी बच्चे का काम तो है नहीं, कोई भी कर दे, ताकत लगती है उसमें, है ना। तो मान लो अगर ऐसा हो जाए तो मैं तो Z+1 हूं, अब मैं ठंडा पड़ जाऊंगा और ऐसा हो जाऊंगा Z+1 A। अब जो निकलूंगा मैं ठंडा होकर के, जब भी न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल पर आएगा अपने खुद के, तो वो क्या रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा। फोटोन रिलीज करा, देख लीजिए फोटोन रिलीज हो रहा है। क्यों हुआ रिलीज बताओ ये? न्यूक्लियस अपने एक्साइटेड स्टेट में था, ऐसा समझ लो, जंप करके इस स्टेट में आया है, समझ रहे हो आप। ये एनर्जी लेवल n, सपोज ये 2 है, ये 1 है, तो यहां से था, यहां जंप करके आया, तो ऐसा होगा। तो फोटोन रिलीज हुआ, इस फोटोन को क्या कहते हैं, गामा रेडिएशन कहते हैं। ये फोटोन होता है ना, गामा ही होता है, EM वेव्स में जो गामा था लास्ट में वही वाला है। तो गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं जब एक्साइटेड न्यूक्लियस नॉर्मल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो जो फोटोन निकलता है बाहर उसी को कहते हैं गामा रेडिएशन या गामा डीके। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस, सिंपली नथिंग एल्स। तो ये गामा डीके, चेंजेस कुछ नहीं आते हैं, एटॉमिक नंबर सब कुछ वही रहता है, बस एक्साइटेड वाला डाउन आ जाता है। तो इसको कैसे दिखाते हैं हम जनरली, रिएक्शन को कैसे दिखाते हैं? रिएक्शन को ऐड करना तो आता ही है आप लोगों को, क्या होगा, ऐसा नहीं लिखोगे इसको, ऐसा लिखोगे ना, गामा लाइक दिस। बोलो सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने? ये जब ऐड करोगे तो कट जाएगा ना वाला पार्ट, रिएक्शन को ऐड Yes, करेंगे sir. तो ये हट गया, तो यहाँ आ गया, डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं किताबों में जनरली, ठीक है ना। कि इन बुक्स यू विल फाइंड लाइक दिस, इन बुक्स ऐसा मिलेगा, ऊपर वाला नहीं दिखाएगा वो आपको, यही गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे हैं सर। हाँ जी, वो ब्रैकेट खाली में छोड़ा हुआ है, खाली कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी पार्टिकल आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आ गया, कोई हीलियम आ गया, मुझे क्या पता कि भाई क्या हुआ होगा, अल्फा हुआ, क्या हुआ है। EF क्या है ये? EF नहीं है लाला, ये प्लस है यार, समझ जाओ ना आप। अच्छा क्या अच्छा सर। हाँ, और सर कहते हैं वो Z+1 कैसे आया, ये बता मैं दीजिए। ये भी रैंडम है, ऑल रैंडम, रैंडम। अच्छा मैंने उदाहरण लिया है, ये उदाहरण लिया है, डोंट गो इन द लिटरल सेंस कि यही हो रहा है। दिस जस्ट एन एग्जांपल आई हैव टेकन, इट कुड हैव बीन एनी एग्जांपल जिसमें एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस पहुंच जाए, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ पर अच्छा, चलिए 1 मिनट और रुकिएगा यहाँ पे, है ना। एक तरीका और मैं सिखाता हूँ आपको, Q वैल्यू कैलकुलेशन फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी। सेकंड तरीका, ये सेकंड तरीका ऑफ फाइंडिंग Q वैल्यू, और इजी है, कोई ऐसा वो तंगी वाला नहीं है, आसान सा है। मान लो कि एग्जांपल क्या लूं मैं इसमें, ऐसा समझ लीजिए A+B देता है C+D। तो अभी तक आप क्या लिखते आए थे Q वैल्यू को, ये लिखते थे ना, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B माइनस मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D
ये न्यूक्लियस मास में मान के चल रहा हूँ, न्यूक्लियर मासेस ऐसा करते आए थे अभी तक, पर ऐसा भी कर सकते हो आप। देखिए आपको मालूम है कि यहाँ का मास ज्यादा है, यहाँ का मास कम है, तो तभी तो आपने ये वाला मास माइनस ये वाला मास किया। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बाइंडिंग एनर्जी किस तरफ ज्यादा मिलेगी आपको ओवरऑल, इस राइट हैंड साइड में मिलेगी या लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी? बाइंड लेफ्ट में ज्यादा मिलेगी ना, स्टेबिलिटी की तरफ गया है ना, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है सी और डी का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, पकड़ के रखने वाला शक्ति ज्यादा होगा उनका, तभी तो बने हैं वो, वरना बनते ही क्यों? अगर पकड़ ही ना पाते अपने आप को तो बनता ही क्यों सीओडी? सीओडी बना है इसका मतलब उनकी पकड़ है आपस में बहुत मजबूत है, यानी उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी, समझ रहे हैं, उल्टा काम कर सकते हैं आप, माइनस ऑफ व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी। सिंपल, यही आंसर। सी स्क्वायर नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि एनर्जी अपने आप में एनर्जी ही है ना ये, इसीलिए। गॉट इट? ठीक है, Yes, तो sir. ये था, ध्यान रखिए सवाल ऐसे हैं, मौजूद है सवाल किताब में आपकी, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, ये मौजूद है सवाल। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी समय हम लोग, है ना। और ये खत्म हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत रह गया होगा तो मैं देख लूंगा इसमें, ये ट्रिक रह गई वो बता देनी है मेरे को। और न्यूमेरिकल वाइज सवाल यहीं से आते हैं आपकी किताब में, हालांकि काफी कुछ इसमें पीछे दे रखा है, फिजूल का है वो, ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर रिएक्टर आप खुद पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, उसमें कंट्रोलिंग रॉड लगा, हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर पूरा डायग्राम बेस्ड है, इसको आप चाहे किसी भी एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो में, ठीक है। 9th-10th में भी रहता होगा ये ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज कि कूलेंट क्या है, कंट्रोलिंग रॉड क्या होती है, ये सब चीजें ये कर पाएंगे ना आप लोग, इसमें कुछ कुछ है नहीं ऐसा कि समझाऊं मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और हाइड्रोजन, रही बात फ्यूजन वगैरह की, तो कुछ बता दूंगा जो कि फ्यूजन पे पूछे जाते हैं, थ्योरी नहीं पूछी जाती, थ्योरी बहुत मामूली सी पूछी जाती है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा, विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 27, ठीक है। जो पेज नंबर 27 पे जो न्यूमेरिकल है उस टाइप के मैं डिस्कस कर लूंगा कल आपसे, ठीक है। तो टुमारो इट विल टेक us only 30 minutes to cover this entire chapter, so next 1 hour will be for semiconductors, so we'll start with semiconductor tomorrow, ठीक है। तो जिसके डाउट है वो रुक सकता है यहाँ पर अब। सर बॉटनी